हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन पैरामीशियम के जो बचे हुए स्ट्रक्चर हैं उसमें उसका साइटोप्लाज्म का जो अंदर का जो पार्ट होता है एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, इससे पूर्व के लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं। तो आज लेते हैं अपन एंडोप्लाज्म, जिसको अंतद्रव्य हिंदी में कहा जाता है या इसको मेडुला भी कहते हैं। The endoplasm or medulla is the more fluid and voluminous part of the cytoplasm, which contain many cytoplasmic granules as well as other inclusion and structure of specialized nature. तो एंडोप्लाज्म या उसको मेडुला, जिसको अंतर्द्रव्य या मजा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूड होता है और जो वॉल्यूमिनस है, मतलब जगह ज़्यादा घेरता है, जिसके अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो कोशिकीय द्रव्य कण है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स है, वो भी पाए जाते हैं और दूसरे कुछ विशेष स्प्लाइस स्ट्रक्चर्स है जो प्रकृति में, नेचर्स में उसकी प्रकृति जो विशेष प्रकार की होती है, इस प्रकार के भी कोशिकांग एंडोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। द साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स आर, तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन से जो कोशिकांग है वो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, गोल्जी एपरेचर्स, रिक्तिका है, वैक्यूल्स, क्रिस्टल्स, ग्रेन्यूल्स और क्रोमेडिया, मतलब जो वर्णक होते हैं किसी न किसी रूप में, जो उसको क्रोमेडिया, ग्रेन्यूल्स, कण और क्रिस्टल। अदर स्ट्रक्चर्स में आपको केंद्रक है, न्यूक्लियाई है, संकुचन रिक्तिका है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, खाद रिक्तिका है, फूड वैक्यूल्स है, ये भी आपको एंडोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। Vacuoles are also nuclei, contractile vacuoles and food vacuoles are also found in the cytoplasm. न्यूक्लियाई के बारे में अपन देखते हैं। इसके अंदर पैरामीशियम के अंदर न्यूक्लियाई किस प्रकार के होते हैं और उनका क्या फंक्शन है। इन द एंडोप्लाज्म नियर द साइटोस्टोम्स आर टू न्यूक्लियाई, तो अंतद्रव्य के अंदर जो इसका मुख होता है, कोशिका मुख, उसके पास में ये दो न्यूक्लियाई आपको देखने में थे। पैरामीशियम इज हेट्रोकैरियोटिक। हेट्रोकैरियोटिक मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई दे हैव। तो हेट्रोकैरियोटिक ए लार्ज इलिप्सोइडल एंड ग्रेनुअल माइक्रोन्यूक्लियस एंड अदर स्मॉल कॉम्पैक्ट माइक्रोन्यूक्लियस। तो जो बड़ा है वो इलिप्सिसोइडल टाइप का होता है और ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा, जबकि छोटा जो न्यूक्लियस होता है वो स्पेरिकल और स्मॉल स्ट्रक्चर्स में होता है और कॉम्पैक्ट होता है। मैक्रोन्यूक्लियस इज ए कॉन्स्पिकियस इलिप्सोइडल आर किडनी शेप्ड, ये आपको वक्र आकार का देखने को मिलेगा, किडनी शेप्ड होगा, या आप कह सकते हैं बीन शेप्ड, जो बीज आते हैं उस तरह। इट इज़ ऑफ ए कॉम्पैक्ट टाइप कंटेनिंग फाइन थ्रेड्स एंड स्लाइट एंड टाइटली पैक्ड डिस्क्रीट क्रोमेटिन ग्रैनुल्स ऑफ वेरिएबल साइज एंड इमिटेड इन द ए क्रोमेटिक मैट्रिक्स। तो इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन्स जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं और क्रोमेटेड ग्रेनुल्स है वो अलग अलग साइज के इनके अंदर देखने को मिलते हैं और ए क्रोमेटिक मैट्रिक्स होता है। इट पोसेस मनी न्यूक्लियोलाई एंड मच मोर क्रोमेटिन मटेरियल्स। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं और ज़्यादा क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलता है एज डीएनए। इट इज़ ए सोमाटिक और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये सोमाटिक होता है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है जो कि रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में किसी प्रकार का भाग नहीं लेता, और ये वेजिटेशन में उसके बॉडी डेवलपमेंट में कहीं न कहीं हेल्प करता है। इट डिवाइड्स एमाइटिकली एंड कंट्रोल्स द वेजिटेटिव फंक्शन। तो ये जितनी भी जो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसमें ये रोल अदा करता है और एमाइटिकली डिवाइड होता है ऑफ द एनिमल। इट डज अंडरगो माइटोसिस। तो ये माइटोसिस भी करता है, मतलब माइटोसिस में भी कहीं न कहीं इट डज अंडरगो माइटोसिस में भी अपना रोल अदा करता है। और दूसरा वाला जो न्यूक्लियस है वो माइक्रो न्यूक्लियस है, वो स्पेरिकल होता है, स्मॉल होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इट इज़ जनरली फाउंड क्लोज टू द मैक्रो न्यूक्लियस। ये जस्ट जो बड़ा केंद्रक होता है उसके जस्ट पास में होता है, और जहाँ पर जो
कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीज शेप्ड मतलब बीज आकार किडनी शेप्ड होता है। तो जो मैक्रोन्यूक्लियस का जो कॉनकेविटी है उसके पास में इसका अरेंजमेंट होता है। इस फाइन क्रोमेटिन ग्रेनुल एंड थ्रेड्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके अंदर जबकि मैक्रोन्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन्स ग्रेन्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। द माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली एंड कंट्रोल्स द रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड्स होते हैं और ये प्रजनन को नियंत्रित करते हैं। द नंबर ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस वेरीज विद द स्पीशीज। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसकी संख्या पैरामीशियम के स्पीशीज के अनुसार वेरी करती है। जैसे पैरामीशियम कोडेटम है, माइक्रोन्यूक्लियस 1 देखने को मिलेगा। पैरामीशियम ओरिलिया के अंदर माइक्रोन्यूक्लियस 2 देखने को मिलेंगे, जबकि पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लियटम जो नाम से ही है मल्टी माइक्रोन्यूक्लियटम मतलब बहु माइक्रोन्यूक्लियटम, मतलब जो छोटे केंद्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में पैरामीशियम माइक्रोन्यूक्लियटम के अंदर देखने को, मल्टी माइक्रोन्यूक्लियटम के अंदर देखने को मिलते हैं। द माइक्रोन्यूक्लियस कंटेन ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस एंड इन पैरामीशियम ऑरेलिया। तो माइक्रोन्यूक्लियस कंटेन ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस होते हैं, जबकि पैरामीशियम ऑरेलिया होता है इट इज़ नॉट फाउंड इन। पैरामीशियम ओरेलिया के अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस होते हैं उसके माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर, जबकि पैरामीशियम कोडेटम उनके माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस नहीं मिलते। मोसेस हैज़ रिपोर्टेड दैट द मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस आर आइडेंटिकल इन केमिकल कंपोजिशन। तो जो मोसेस हैं उन्होंने ये नोट किया कि जो इनकी केमिकल रासायनिक जो इनकी कंपोजिशन होती है इससे बने हुए होते हैं ये, तो दोनों ही समान मटेरियल से, समान पदार्थ से बने हुए होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर क्रोपेनिट पाए जाते हैं, दोनों के अंदर थ्रेड्स पाए जाते हैं। हाँ, ये है कि उनका फंक्शन अलग अलग होता है, कहीं पर न्यूक्लियोलस बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं, और कहीं पर न्यूक्लियोलस यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं। तो ये इनके अंदर अरेंजमेंट न्यूक्लियोलस का और क्रोमैटिन्स के स्ट्रक्चर्स में बदलाव हो सकता है, जबकि जो कंपोजिशन है ये दोनों मैक्रोन्यूक्लियस की सिमिलर होती है। दे आर फंक्शनली दे आर डिफरेंट, वन इज़ वेजिटेटिव एंड अदर माइक्रोन्यूक्लियस इज ए रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दे दूसरा न्यूक्लियस के बाद जो सेकंड एंडोप्लाज्म में पाया जाना जो ऑर्गेनल्स है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, इसकी विस्तृत में जहाँ ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन आएगा वहाँ अपन इसको वापस दोहराएंगे। देयर आर ए 2 लार्ज लिक्विड फ्लूइड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। दो बहुत बड़े जो तरल पदार्थ से भरे हुए संकुचन रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। ईच सिचुएटेड नियर वन एंड ऑफ द बॉडी। और दोनों जो पैरामीशियम के शरीर के जो सिरे हैं पोस्टीरियर और पश्च भाग के अगर भाग के वहाँ ये देखने को मिले थे क्लोज टू द डोर्सल सरफेस, उसके डोर्सल सरफेस के पास में। देयर पोजिशन इज ए फिक्स्ड, दे लाई बिटवीन द एक्टोप्लाज्म, उनकी पोजीशन फिक्स होती है, अनलाइक अमीबा की तरह नहीं होती। दे लाई बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बीच में देखना। बट दे आर टेम्पररी ऑर्गेनल्स डिस्पेयरिंग पीरियोडिकल। तो ये परमानेंट ऑर्गेनल्स नहीं है, ये डिसअपियर होते रहते हैं पीरियोडिकली और वापस बनते रहते हैं। कुछ स्पीशीज में ये परमानेंट रहते हैं, मतलब सदैव बने हुए रहते हैं, डिसअपियर मतलब अदृश्य नहीं होते हैं। तो कुछ स्पीशीज में ये है कि ये बनते हैं, बिखरते हैं, फिर वापस बन जाते हैं। इन सम स्पीशीज दे अपीयर टू हैव ए लाइनिंग मेम्ब्रेन इन विच केस दे डू नॉट डिसअपियर इंटायरली ड्यूरिंग द सिस्टोल। तो कुछ एक स्पीशीज में सिस्टोल की प्रक्रिया के दौरान पूरे समय तक इनके अंदर ये रहते हैं और पीरियोडिकली ये डिसअपियर नहीं होते। कनेक्टेड टू ईच कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर 5 to 12 ट्यूबुलर रेडिएटेड कैनाल्स। तो हर एक जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उससे 6 से 12 जो रेडिएटिंग कैनाल्स है वो उनसे निकलती है। ईच कंसिस्टिंग ऑफ ए टर्मिनल पार्ट लॉन्ग एम्पुलाई विच कोलैप्स व्हेन एम्प्टी एंड शॉर्ट इंजेक्टर कैनाल्स विच ओपन्स इनटू द वैक्यूल्स। तो जो रेडियल कैनाल्स है वो एक तरफ से एम्पुलाई से कनेक्ट होती है और दूसरी तरफ जो इंजेक्टर कैनाल है उससे कनेक्ट होती है, तो लॉन्ग एम्पुलाई। और ये जब पानी होता है तब ये फूले हुए रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, और जब पानी इनसे
इंजेक्ट यदि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में होता है या बाहर की तरफ हो जाता है तो ये सिकुड़ जाते हैं। शॉर्ट इंजेक्टर कैनाल, जिससे ये पानी वैक्यूल की तरफ जाता है। इसमें ये है जब फंक्शन ये करते हैं, फंक्शन के बारे में आगे अपन जहाँ ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन आएगा उस समय अपन इसके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो मूवमेंट्स होते हैं उनको देखेंगे। तो इनमें रेडियल कैनाल्स जब फूली हुई रहती है, भरी हुई रहती है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो संकुचित रिक्तियाँ हैं वो सिकुड़ी रहती है। संकुचित रिक्तियाँ जब भरी हुई रहती है तो जो रेडियल कैनाल है वो सिकुड़ी हुई रहती है। तो ये पीरियोडिकली इनके अंदर ये जो मूवमेंट्स रहता है वाटर का, उन्हीं के अनुसार इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मूवमेंट्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। द कैनाल्स कम्युनिकेट विथ ए लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर दे टेक अप लिक्विड्स एंड पोर देम इनटू द वैक्यूल्स। तो ये एक कैनाल की तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसके बॉडी सरफेस से पेलिकल से लगाकर वैक्यूल्स तक कनेक्टेड रहता है, और वैक्यूल्स जहाँ से वाटर इंटर होता है वहाँ से ये कनेक्टेड रहते हैं। तो द कैनाल्स कम्युनिकेट विद अ लार्ज पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम वेयर दे टेक अप लिक्विड एंड पोर देम इनटू द वैक्यूल्स which is thus constricted and grows in a size. When the contractile vacuole reaches its maximum size, it contracts and suddenly systole and discharges its contents through a permanent pore in the pellicle. Then the canals again form the contractile vacuole. The canals do not disappear entirely since they are permanent structure. तो इसमें क्या होता है, जैसे ही पानी सिस्टोलिक मूवमेंट्स उसको कहते हैं, जब जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, संकुचित रिक्तिका है, वो सिकुड़ जाती है, उसको सिस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक मतलब जब जो संकुचित रिक्तिका है वो फूल जाती है, जब पानी उनके अंदर बहुत सारा भर जाता है और उसकी जो मैक्सिमम साइज है तब भरता है, तब जाके वो वापस सिकुड़ते हैं और ये अपनी मैक्सिमम साइज तक फूल सकते हैं। तो यहाँ आप दो जो स्ट्रक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, ये पूरा भर गया है, इसकी मैक्सिमम जो संकुचित रिक्तिकाओं की साइज तक इसके अंदर पानी आ गया है। उसके पश्चात ये क्या करते हैं, ये डायस्टोलिक मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का, मतलब ये पूरा जितना डायलेटेड होना था उतना ये हो गया, जितना इसको फूलना था अपनी मैक्सिमम साइज तक ये फूल गया और मैक्सिमम जो पानी इनके अंदर आना था वो आ गया। उसके पश्चात इसके अंदर सिस्टोलिक मूवमेंट्स होता है। ये सेकंड जो आप देख रहे हो, ये इसके अंदर सिस्टोलिक मूवमेंट्स है। ये क्या है, ये वैक्यूल्स जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है संकुचित रिक्तिका, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई और इन्होंने पानी किस में छोड़ दिया, रेडियल कैनाल्स में पानी को छोड़ दिया। रेडियल कैनाल्स के बाद ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये फूल जाते हैं, रेडियल कैनाल फूल जाती है, तो ये फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एम्पुलाई। और फिर ये आगे टर्मिनल टर्मिनल क्या कहता है, जो टर्मिनल रेडियल कैनाल्स का भाग होता है उसमें छोड़ देता है। फिर ये अलग अलग जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से उससे होता हुआ पेलिकल के थ्रू उस एक छिद्र से पानी बाहर की तरफ डिस्चार्ज हो जाता है। तो इनके अंदर ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इट्स कंटेंट थ्रू ए परमानेंट पोर इन द पेलिकस। तो जब ये जैसे ही सडनली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये रेडियल कैनाल्स के थ्रू डिफरेंट वेज से होता हुआ, अलग अलग रास्तों से होता हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसका आगे स्ट्रक्चर आएगा जिसमें आपको नेफ्रेडिया ट्यूब्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल्स का भी रोल होता है इनके अंदर, तो वो भी आपको आगे वाले स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेगा। अंतर्प्रदेश जलिकाओं का भी इसमें भूमिका है। The two contractile vacuoles discharge irregularly. The posterior one contracts more rapidly because it is near the cytopharynx and more water comes into it. तो इनमें आपको देखने को मिलेगा जो इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं है। तो जो मूवमेंट्स है, जो संकुचित रिक्तिका हैं, जो इसका जो माउथ एपरेचर्स है, पूरा जितने भी माउथ पार्ट्स हैं जिनके अंदर पानी उसके शरीर की तरफ आता है, तो जो जहाँ अपन ने पीछे पढ़ा साइटोफेरिंक्स, माओ, साइटोस्टोम, वेस्टिबुलाई, ओरल ग्रूव्स, साइटोफेरिंक्स और ईसोफेगस, तो उसके पास में जो संकुचित रिक्तिकाएँ होती है वो बहुत फास्ट, उनके अंदर जो मूवमेंट्स है वो बहुत फास्ट होता है क्योंकि पानी वहाँ ज़्यादा आता है। तो और जो उससे दूर होता है दूसरे सिरे के ऊपर, मतलब एंट्री रीजन में जो संकुचित रिक्तिकाएँ होती हैं उनके अंदर मूवमेंट्स आपको स्लो मूवमेंट्स देखने को मिलता है। तो द टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स डिस्चार्ज इरेगुलरली, द पोस्टीरियर वन कॉन्ट्रैक्ट्स मोर रैपिडली। तो क्या हुआ,
जो पोस्टीरियर वन से जो पश्च भाग में जो संकुचन रिक्तिकाएँ होती है वो बहुत तीव्र गति से मूवमेंट्स करती है, या तीव्र गति से कॉन्ट्रैक्ट होती है और तीव्र गति से रिलैक्स होती है, जो साइटोफेरिंक्स के पास में होती है, क्योंकि वहाँ पानी मोर वाटर comes into it. The main function of the canals and the contractile vehicle is hydrostatic. We remove excess of water from the protoplasm. तो इनका मुख्य कार्य क्या है, तो वो हाइड्रोस्टेटिक फंक्शन है, और जो उसके शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में जो पानी आता है उस पानी को नियंत्रित करते हैं, और ये एक्सेस जितना भी वाटर है उसको प्रोटोप्लाज्म से बाहर कर लेते हैं। ठीक है ना, जो द वाटर इज पार्टली एब्जॉर्ब्ड एंड पार्टली टेकन इन बाय फीडिंग। तो जो काम आता है उस पार्ट को ये पानी के भाग को काम ले लेते हैं, और जो एक्सेस वाटर होता है उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। द नाइट्रोजन वेस्ट सब्सटेंस हैज अमोनिया कंपाउंड्स एंड सम यूरेटस विच are expelled from the contractile vacuoles along with the CO2, but there is no evidence of the excretory matters being secreted by the protoplasm into the canals or contractile vacuoles. तो कुछ जगह पर वैज्ञानिकों के द्वारा ये कहा गया है कि कुछ जो नाइट्रोजनियस अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे अमोनिया है, यूरेट्स है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन संकुचन रिक्तिकाओं के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, लेकिन कहीं एविडेंस ये नहीं मिले कि भाई एक्सक्रीटरी जो उत्सर्जी पदार्थ है वो प्रोटोप्लास्ट के द्वारा जो सीक्रेट किया जाता है वो इस कैनाल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की संकुचन रिक्तिकाओं के थ्रू बाहर होता है या नहीं होता है, इसकी कोई एविडेंस नहीं मिले, कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है कि भाई उत्सर्जी पदार्थ इस संकुचन रिक्तिकाओं के द्वारा भी उत्सर्जन किया जाता है। देयर इज ए फिक्स्ड परमानेंट, अब ये स्ट्रक्चर आ गया है, ये पूरा कैनाल स्ट्रक्चर है, पानी कहाँ से प्रवेश करेगा और कहाँ से बाहर निकल जाता है। देयर इज ए फिक्स्ड परमानेंट साइटोपाइजी आर एनएस बिलो द पेरिस्टोम टू वन साइड ऑफ द साइटोफेरिंक्स थ्रू विच अनडाइजेस्ट रिमेन्स ऑफ फूड एंड यूरेट्स आर एक्सप्लेड। तो ये परमानेंट जो स्ट्रक्चर है, जो अपन ने पूर्व में जहाँ साइटोपाइजी और ओरल ग्रूव्स के बारे में पढ़ा था वहाँ इसको देखा था, तो साइटोपाइजी एनस जो माउथ जो इसका होता है, ओरल ग्रूव्स होता है, उसके पश्च भाग की तरफ उधर साइड में ये भाग क्या कहते हैं साइटोपाइजी खुलता है, तो उसके थ्रू जो अपाचे पदार्थ है और जितना भी उत्सर्जी पदार्थ है वो बाहर की तरफ उसके शरीर से बाहर, पैरामीशियम के शरीर से बाहर छोड़ा जाता है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो संकुचन रिक्तिकाओं का अध्ययन किया गया है उससे ये पता चला कि जो ये संकुचन रिक्तिकाएँ के अंदर जो भाग है वो ट्यूब्यूल्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस, एंडोप्लाज्मिक अंतर्पद जलिकाओं के कुछ ट्यूब्यूल्स, उसके बाद फीडर कैनाल्स, यहाँ आप देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आप देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स है, ये जो छोटी छोटी नेट लाइक स्ट्रक्चर जो जालीनुमा आकृतियाँ दिख रही है ये नेफ्रिडिल ट्यूब्यूल्स है। नेफ्रिटिव ट्यूब्यूल्स के बाद ये जो पूरी कैनाल आप देख रहे हो ये क्या है, फीडर कैनाल है, और फीडर कैनाल के बाद ये जो पार्ट है ये पूरा क्या कहलाता है, रेडियल कैनाल कहलाता है। जब पानी इसके अंदर आता है, जब संकुचित रिक्तिकाएँ कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है और पानी रेडियल कैनाल में जाता है, तो ये फूला हुआ जो भाग है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एम्पुलाई। ठीक है ना, तो इसको एसेसरी वैक्यूल्स भी कहते हैं और एम्पुलाई भी कहते हैं, और ये जो भाग है ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और यहाँ ये बार डॉटेड ये आपको दिख रहे हैं, ये फाइबर्स होते हैं जो कि इस संकुचन रिक्तिकाओं को सिकुड़ने में और फैलने में उसके मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। दीज आर द फाइबर्स प्रेजेंट on contractile vacuoles which control and regulates the contraction and relaxation of contractile vacuole। तो ये पूरा एक नेटवर्क है 1 by 1 जिसके थ्रू पानी अंदर की तरफ प्रवेश करता है और उससे बाहर निकलता है। तो किन रास्तों से निकलता है, तो ये दीज आर द डिफरेंट वेज फ्रॉम विच वाटर एग्जिस्ट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ पैरामीशियम। तो ये अलग अलग रास्ते हैं जिसके थ्रू पानी पैरामीशियम के शरीर से बाहर निकलता है, जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, रेडियल कैनाल्स,
फीडर कैनाल्स, नेफ्रिडल ट्यूब्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आते हैं। जो यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेफ्रिडल ट्यूब्यूल्स, फीडर कैनाल, accessory vacuoles and main contractile vacuoles or main contractile. The accessory vacuoles are supposed to be the ampullae of feeder canals. तो ये जो accessory vacuoles है अपने कहा ये it is a ampullae of feeder canal. खाद रिक्तिका food vacuoles. These are roughly spherical non-contractile bodies varying in size and number lying in the endoplasmic reticulum. तो ये सामान्यतः स्पेरिकल आकार के गोल होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, इनके अंदर कई सिकुड़ना और फैलने का किसी प्रकार का मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलता है, और ये साइज में और संख्या में घटते बढ़ते रहते हैं. बॉडीज वेरीन इन साइज एंड नंबर्स लाइंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इनका जो शरीर का आकार है वो घटता और बढ़ता रहता. बॉडीज वेरिंग इन ए साइज एंड नंबर्स लाइंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे कंटेन इनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल. तो इनके अंदर जो अपाचे जो भोजन पदार्थ है पहले इसका पाचन होता है और धीरे धीरे साइटोप्लाज्मिक जो मूवमेंट्स होता है उसके थ्रू भोजन डाइजेस्ट होता है, उसका एसिमुलेशन होता है, उसके पश्चात जो अपाचे पदार्थ है वो उसके पैरामीशियम के शरीर से बाहर कर दिया जाता है. तो दे कंटेंट्स इंजेस्टेड फूड. जो पैरामीशियम ने भोजन ग्रहण किया है वो खाद्य रिक्तिका के अंदर देखने को मिलेगा. प्रिंसिपली बैक्टीरिया एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड बाउंडेड बाय थिन डिफिनाइट मेम्ब्रेन. तो सैद्धांतिक रूप से क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया इसका फूड मटेरियल होता है पैरामीशियम का, तो आपको पैरामीशियम और जो कि एक तरल फ्लूइड के साथ किसी मेम्ब्रेन से, एक डिफाइंड मेम्ब्रेन से घिरे हुए होंगे. वॉलकॉन्स्क्वाई 1934 प्रपोज द नेम गैस्ट्रियोल्स फॉर दीज वैक्यूल्स. तो वॉलकॉन्स्क्वाई के द्वारा 1934 के अंदर इन खाद्य रिक्तिकाओं को क्या कहा गया है, गैस्ट्रियोल भी नाम दिया गया था. एसोसिएट विद द फूड वैक्यूल्स आर द डाइजेस्टिव ग्रैन्यूल्स. तो फूड वैक्यूल्स की खाद्य रिक्तिकाओं के साथ साथ जो डाइजेस्टिव ग्रैन्यूल्स है वो भी एसोसिएट रहते हैं. तो आज के अपन इस लेक्चर्स में अपन ने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और फूड वैक्यूल्स, खाद्य रिक्तिकाएं, संकुचन रिक्तिकाएं और जो केंद्रक जो इसके शरीर के क्या कहते हैं, इसके एंडोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है उनके बारे में पढ़ा. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को के बारे में अपन विस्तृत रूप से आगे आने वाला जो इसका फंक्शन रहेगा ऑस्मोरेगुलेशन, जहाँ पर अपन को इसके सिस्टमेटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पर अपन विस्तृत में पढ़ेंगे. तो जो पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी इसके जो ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है और स्पेलाइज्ड स्ट्रक्चर है, तो वो पढ़े. जैसे इन्फ्लासेरी सिस्टम है, ट्राइकोसिस्ट क्या है, पेलिकल क्या है, सीलिया क्या है, सीलिया का फंक्शन क्या है, सीलिया के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, इन्फ्लासेरी सिस्टम्स का क्या काम है और ट्राइकोसिस्ट का क्या फंक्शन है, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं उनका क्या फंक्शन है, माइक्रोन्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, मैक्रोन्यूक्लियस क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कैसे फंक्शन करते हैं नॉर्मली, उसके बारे में. और जो ओरल ग्रूव है, तो जो माउथ है और जो फूड फेसेस के वेज है, डिफरेंट वेज, जैसे ओरल ग्रूव हो गया, बकल कैविटी हो गई, ठीक है ना, साइटोस्टॉम हो गया, साइटोफेरिंक्स हो गया, ईसोफेगस हो गया,
ये पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में आते पार्ट आते हैं जो आपको 3 वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बताया गया। नेक्स्ट जो एक लेक्चर्स रहेगा तो पैरामीशियम के स्ट्रक्चर्स में यही भाग आते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, तो ये आपको पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में कवर करने हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, किस टाइप्स के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्योंकि ये डाइमॉर्फिक होता है, द्विरूपी केंद्रक पाए जाते हैं पैरामीशियम कोडेटम में। ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन क्या है ये आपको आना चाहिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर उसका आना चाहिए, ट्राइकोसिस्ट है क्या, कैसे कार्य करता है, कहाँ पर इसका अरेंजमेंट होता है, पेलिकल के स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, जैसे आउटर मेम्ब्रेन, एल्वियर इनर मेम्ब्रेन, एल्वियर आउटर मेम्ब्रेन, कैसा अरेंजमेंट्स होता है, ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग कहाँ होती है, सीलिया की ओपनिंग कहाँ होती है, सीलिया बाहर की तरफ कहाँ खुलते हैं, सीलिया का ओरिजिनेशन कहाँ होता, किससे वो ओरिजिनेटेड होते हैं, ट्राइकोसिस्ट किससे ओरिजिनेट होते हैं, इन्फ्लाई सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ होता है, काइनेटोसोम है, काइनेटोडेस्मेटा है, वो किसको कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लाई सिस्टम किसको कंट्रोल करता है, तो मूवमेंट ऑफ सीलिया को कंट्रोल करता है वो, तो ये सारे आने चाहिए। और जो फ्लूइड ट्राइकोसिस्ट में पाया जाता है उसका क्या नाम है, वो किस समय ये ट्राइकोसिस्ट डिस्चार्ज होता है, और ये न्यूरो मोटोरियम्स ये शायद आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो ये जो फाइब्रल्स होते हैं जो ट्राइकोसिस्ट के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो आज के ई लेक्चर्स में आज का एक लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, जिसके अंदर अपन ने पैरामीशियम के जो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जितने सेल ऑर्गेनल्स आते हैं उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अपन पैरामीशियम के जितने भी सिस्टम्स हैं वो लेंगे, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम है, ऑस्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, तो उन सिस्टम्स का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट ई लेक्चर्स में अपने होगा लोकोमोशन ऑफ पैरामीशियम कोडेटम, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आज का ई लेक्चर्स अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।